अगर हम सैलरीड पर्सन है तो हमारे लिए टीडीएस कहाँ काम आएगा और टीडीएस कैसे काटा जा सकता है, कितना काटा जा सकता है और कौन से सेक्शन में काटा जाए, और अगर हमारा टीडीएस कट गया है तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा टीडीएस कटा और जमा भी हुआ है। दो बातें हैं, एक काट भी लिया, रख लिया अपने पास, या आगे वो जमा भी हुआ है। ये बात गवर्नमेंट को कैसे पता? मेरा एम्प्लॉयर है, वो मेरे लिए टैक्स डिडक्ट कर रहा है, मेरे पैन में कर रहा है, लेकिन वो कहाँ गया? वो गवर्नमेंट को हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज कि जो मेरा ही टीडीएस है वो मेरे पैन में कैसे नजर आएगा, कैसे दिखेगा? तो उस सब के लिए हम बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी मैंने एक बात की कि जो मेरा टीडीएस है वो कैसे कटा और वो कैसे सिंक्रोनाइज होगा। दैट इज यहां क्लियरली लिखा है फॉर्म 16। फॉर्म 16 इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। जब मेरा टीडीएस जितना भी उन्होंने मेरी सैलरी पे काटा, मेरी सैलरी टोटल कितनी है वो मुझे मेरा फॉर्म 16 बताएगा। देयर आर टू फॉर्म्स, वन इज फॉर्म 16 एंड अदर इज फॉर्म 16A। दो तरीके का फॉर्म है। फॉर्म 16 कब मिलता है? अगर आपका जो टीडीएस है वो कटा हुआ है फ्रॉम सैलरी, देन यू विल गेट फॉर्म 16। और नेक्स्ट इज 16A, जैसे अगर आपका कोई एफडी पे इंटरेस्ट है, या फिर अगर एज अ प्रैक्टिशनर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके स्कूल का कोई भी टीचर अगर कहीं पे पेपर चेकिंग के लिए गया, एज एन इन्विजिलेटर गया, या कैसी भी चीजों में, तो वहां पे कटता है आपका अदर देन सैलरी, तो दैट इज फॉर्म 16A। तो हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। आपका एम्प्लॉयर आपको कोई भी पर्क्स देता है, परक्विजिट का मतलब क्या है? और कोई पर्क्स क्या होती हैं, परक्विजिट्स क्या होती हैं? ऐसी जो अदर देन कैश होती है। सेक्टर आपका समझो सेक्शन 17 ऑफ जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर आती है। जो परक्विजिट्स है उसके ऊपर जो टैक्स है या आपने देना है या आपके एम्प्लॉयर ने देना है, तो वो फॉर्म 12B आपको इशू करता है और उस फॉर्म 12B में लिखा रहता है कि आपकी कौन सी एग्जेम्प्ट है परक्विजिट्स और कौन सी पे टैक्सेबल है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये शायद काफी लोगों को पता होगा कि रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, अगर आपकी कोई बैंक्स वगैरह में या कहीं पे भी अगर ऐसी जगह पे है तो उसमें क्या करते हैं, पहले अगर 2,40,000 पर एनम अगर आपका रेंट होता था तो उस पर आपका टीडीएस कट जाता था। 2,40,000 इसका मतलब कितना हुआ? 20,000 पर मंथ की बात है। लेकिन नाउ दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 50,000 पर मंथ। अगर आपका रेंट जो है वो 50,000 से ऊपर है पर मंथ, तभी आपका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस जो है वो रेंटल इनकम पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है दैट कम्स अंडर दिस हेड। और सेक्शन 22 से लेके 26 तक इसमें सेक्शन है सारे। टीडीएस और रेंटल इनकम, जब आपका रेंटल इनकम पे टीडीएस कटेगा तो वो कौन से हेड के अंदर कटेगा? 194I। कौन कौन सी इनकम है? 10% ऑन बिल्डिंग पर फर्नीचर और फिटिंग्स, 2% ऑन मशीनरी, 5% ऑन फॉर इंडिविजुअल। अब आपको लगता होगा कि ये फर्नीचर कहाँ से आया या मशीनरी कहाँ से आई? जिन लोगों को जो बैंक किराए पे देते हैं वो अपना जेनसेट भी देते हैं, और जो जेनसेट है दैट कम्स अंडर मशीनरी, तो वहां पे 2% कट रहा है। अगर 10% लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स भी आपने, देयर इज अ वन वर्ड कंपोजिट रेंट। एक वर्ड है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब है विच यू कैन नॉट सेग्रीगेट कि टोटल क्या है, बस जो टोटल है उसी को लगाओगे। अगर सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे तो दैट इज योर कंपोजिट रेंट। और यहाँ पे सेग्रीगेशन दे रखी है क्योंकि टीडीएस डिफरेंट डिफरेंट है कि अगर 5% है फॉर इंडिविजुअल, और कौन सा इंडिविजुअल जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं है, 2% ऑन मशीनरी और 10% ऑन लैंड। और ये कब है? टाइम और डिडक्शन इसके कब है? जब आपके पास एक तरह से हम कहें कि जब अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, मतलब पैसा, वर्ड यूज कर रहे हैं टीडीएस। टीडीएस का क्लियर मतलब है कि जब हमने एक तरह से पैसे दिए या फिर हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किए, उसके साथ साथ ही आपको टीडीएस कट करना जरूरी है। द नेक्स्ट इज टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 194IA। मैंने अभी बताया कि ये सेम चीज
पहले टीडीएस है, फिर वो टीसीएस बन गई, क्योंकि आप कहाँ बात कर रहे हैं, ऑन परचेज ऑफ, यानी कि परचेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट दिस टीसीएस फ्रॉम द सेलर। जो सेलर है उससे कलेक्ट करने की जिम्मेवारी उसकी है, और वो फॉर्म देता है 26 QB। जो फॉर्म 26 QB है वो हमें बताता है कि कितना टीसीएस कटा, कौन सी प्रॉपर्टी थी। अगर इसको और ज्यादा एलोबरेट करूं तो मैं ये बताऊं कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी सेल होती है, ये जो तहसीलदार जिसके पास हम प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं, इट इज हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी टू फाइल SFT 03 टू द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और तभी हमें पता लगता है कि पूरी टोटल कितनी रजिस्ट्री इस साल में हुई, और कितनी 50 लाख से ऊपर हुई, कितनी 30 लाख से ऊपर हुई, कितनी 20 लाख से ऊपर हुई। और जो 50 लाख से ऊपर है उसके ऊपर ये जो है ये जरूरी है। तो 194IA में टीसीएस काटना है एट द रेट ऑफ 1%। बिजनेस एंड प्रोफेशन, हमारी जो इनकम है अगर हम बात करें 5 हेड से होती है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हम जो बात कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। इसमें एक सिंपल है, जो भी इनकम, मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन कह रही हूँ, बाकी सब लोग तो PGBP कहते होंगे, नहीं। देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज बिजनेस एंड अदर इज प्रोफेशन। जो बिजनेस है, जब PGBP बोलते हो ना तो आप प्रोफेशन नहीं बोलते हो, तो इसीलिए कुछ प्रोफेशनल करने का मन में आता नहीं है। बिजनेस कितने ही लोगों का अपने यहाँ पे कोई फैमिली बिजनेस होगा, कुछ होगा। कभी पापा टूर पे चले जाते हैं तो बोलते हैं बेटा तू दुकान पे बैठ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान दे उत्ते रेट लगी, और तानू भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़के दुकान पे लगे हुए हैं उन्हीं को रेट पता है। ठीक है, तो आपका एक सेट आइडिया होता है कि अच्छा ये चीज इतने की, इतने की, इतने की। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस, जहाँ पे आपके मतलब यू नीड नॉट टू हैव एनी प्रोफेशनल नॉलेज देयर। तो आप गए दुकान पे बैठे, रोज गए रोज बैठे, कभी कोई खास ही आ गया तो भी इसके रेट तो मुझे पता नहीं है, पापा से पूछ लिया, फोन कर लिया, पापा से पूछ लिया। बट एज अ प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनल हो तो यू नीड अ रिक्विजिट और स्पेसिफाइड नॉलेज। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपकी सीट पे आपके अलावा कोई नहीं बैठ सकता, बिकॉज यू नीड अ प्रोफेशनल, यू नीड अ स्पेसिफिक नॉलेज। इसका मतलब देयर आर 2 डिफरेंसेस। अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन इज बिजनेस के अंदर आपको कोई स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन यू नीड अ स्पेसिफिक नॉलेज, यू हैव टू ऑब्टेन दैट। मतलब इफ यू वांट टू बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए तो बैठना भी पड़ेगा। कई लोगों का मन आता है अरे यार ये तो बहुत पढ़ना पड़ता है, कहीं नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ एक ऑरा बना लिया है कि यार पढ़ना पड़ेगा, तो वैसे क्या ही कर रहे हैं सारा दिन। पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना मैनेजमेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। पेपर आ गए और स्ट्रेस हुआ, फटाफट से थ्योरी के 10 सब्जेक्ट वो टॉपिक पढ़े और पढ़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन केस ऑफ बिजनेस और 50 lakhs इन केस ऑफ प्रोफेशनल। देन अगर हम एक बात करें, सेक्शन 194 है। अगर पहले क्या होता था कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुई, पार्टनरशिप फॉर्म ने कह दिया कि मैंने अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया, बट उसका कोई भी कहीं पे भी लिंक नहीं था। अभी क्या कर दिया है, सेक्शन 194R, जो कि हमें ये बताता है कि अगर आपके पार्टनर्स ने आपको रेम्यूनरेशन दिया तो उस पर 10% TDS आपने काट के जरूर देना है। ये काफी लोगों को चर्चा में भी रहता है और काफी लोग इसको समझते भी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मैंने अभी लिंक किया था इसको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन है जहां पे इन केस ऑफ शेयर सिक्योरिटीज अगर 12 मंथ से कम में रखा, और इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग अगर आपने 2 ईयर से नीचे अगर होल्डिंग की तो दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शायद आप लोगों ने अगर कैपिटल गेन पढ़ा है तो देयर इज अ सेक्शन 54EC। 54EC इज रिलेटेड टू कि एनी कैपिटल, आज की डेट में उसमें एक वर्ड है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई भी गेन आता है और फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तो उस केस में आप जो अमाउंट है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स, ये 2 जगह कर सकते हो। तो ये अभी रिसेंट अपडेशन है, जबकि इससे पहले ये वर्ड था एनी कैपिटल गेन। द वर्ड इज एनी कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट।
any capital gain, the first word is any capital gain arises from the transfer of long term capital asset. तो अगर आपने ये चैप्टर किया हो, उसमें एक बात क्लियर है कि जो बिजनेस एसेट्स है वो चाहे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनती कैसे है, होल्डिंग के बेस के ऊपर। जो बिजनेस की एसेट है वो कभी भी सेल होगी तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, लॉन्ग टर्म कभी नहीं होता। तो लेकिन वो एसेट लॉन्ग टर्म जरूर होती है। तो बहुत बिजनेस ने इसका बेनिफिट लिया, क्योंकि वर्ड था एनी कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एसेट तो लॉन्ग टर्म हो गई, लेकिन गेन हमारा शॉर्ट टर्म हो गया। बट द नाउ द वर्ड इज चेंज्ड, इट इज एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इन केस अगर आपके पास कई बार आपने देखा होगा आधार पैन लिंकेज, अभी तो वैसे गवर्नमेंट ने ऐसे तो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आप 1000 रुपीज अगर आप भरो तो आपका आधार पैन जो है वो लिंक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है, तो जो पैन है आपका वो इनऑपरेटिव हो जाता है। उस केस में मान लो आपको टीडीएस वैसे 1% काटना था या 10% काटना था, नाउ जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर टीडीएस के लिए, तो वो कितने पे काटेगा, 20% पे काटेगा। हायर रेट इज 20%। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन है वो आज की डेट में है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। देखो विदाउट इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन पता है आप लोगों को, इंडेक्सेशन को अगर हम इस तरीके से भी लें कि जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि कभी घरों में भी एक ऐसा जनरल बात होती है कि जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी ना, आज 1000 रुपए की है। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक सिस्टम सेट है कि 100 रुपया 2000 में था, फिर उसके बाद 103 हो गया, फिर 108 हो गया, आज की डेट में 263 हो गया। यानी कि 2000 रुपये ईयर में जो चीज 100 रुपए की थी आज वो 263 रुपए की है। तो इस तरीके से दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अदर सोर्सेज, जो इनकम कहीं नहीं टैक्सेबल हुई वो सारी यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज रेजिडुअल सेक्शन अगर हम इसको बोलते हैं। बट कोई भी इनकम जो कहीं टैक्सेबल हुई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टोटल आके टैक्सेबल हो जाएगी। किसी भी तरीके की इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है आपकी, क्रॉस वर्ड पर्जल, कोई भी इनकम है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। अभी हमने बताया कि अभी 5 हेड पड़े, ग्रॉस इनकम हमारी टोटल 5 हेड को मिला के होती है। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड फोर्थ इज कैपिटल गेन्स, एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल इनकम हमारी जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो रही है। और इस इनकम के ऊपर से अब जैसे क्योंकि न्यू रिजीम है, ना तो कोई डिडक्शंस लेस होंगी ना कोई एग्जम्पशंस लेस होंगी, तो ये जो टोटल इनकम है यही ग्रॉस टोटल इनकम आपकी नेट पेबल इनकम बन जाएगी। और उसके ऊपर आपने जो टीडीएस है जो आपने टैक्स करना है वो कैसे, जैसे अप टू 4 लाख रुपीज नील, 4 लाख से ऊपर 4 लाख टू 8 लाख इट्स 5%, फिर 8 लाख टू 12 लाख इट इज 10%, जो हमने सबसे पहले अपनी दिखाया था स्लाइड में। तो ये हमारा इनकम का शेड्यूल है। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, पहले ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन होती थी जिसमें से कोई भी डिडक्शंस माइनस नहीं हो। अगर हम न्यू रिजीम की बात करें उसमें डिडक्शन होनी नहीं है, उसमें कोई लैक्स होना ही नहीं है, तो इसलिए कोई भी डिडक्शन वहां पे माइनस नहीं होगी। ग्रॉस टोटल इनकम विल बी योर नेट इनकम, उसी के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। बट क्या चीज एडिशनल लगेगी, 87A की रिबेट आपको मिलेगी, जो कि हमने बताया। तो जैसे ही 87A की आपको रिबेट मिले, दैट इज अभी टोटल करके हमने टैक्स का बताया आपको 12 लाख रुपीज। बट इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज 12 लाख टोटल इनकम, बट देयर इज वन दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 75,000 रुपीज, जो कि सैलरी वालों को सिर्फ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज और किसी को नहीं मिलेगी।